नमस्कार, शाम के 5 बजे आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। वक्त ताल ठोके का है। आज रविवार का दिन है, लेकिन सुपर संडे साबित हुआ सियासत के लिहाज से, क्योंकि राजनीति में सबसे कट्टर दुश्मन, धुर विरोधी माने जाने वाले समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, मतलब अखिलेश की पार्टी और मायावती की पार्टी ने सत्ता के लिए आखिरकार समझौता कर ही लिया है और जनता को धोखा भी देकर ये कहकर दिया गया है कि दोनों पार्टियों में कोई गठबंधन नहीं हुआ है। इसलिए शाम 5 बजे ताल ठोक के हम सवाल खड़े कर रहे हैं कि मोदी विरोध के लिए विपक्ष को क्या जनता से विश्वासघात भी मंजूर है, मतलब विचारधारा से भी विश्वासघात और जनता से भी विश्वासघात। शाम 6 बजे पूछेंगे कि फारूक अब्दुल्ला, नेहरू और पटेल के खिलाफ जिन्ना के वकील क्यों बन रहे हैं, ये शाम 6 बजे। लेकिन अभी की बहस की शुरुआत करते हैं। इस वक्त का बड़ा सवाल ये कि सत्ता के लिए अखिलेश और मायावती ने जिस तरह पर्दे के पीछे हाथ मिलाया, क्या उसे जनता से विश्वासघात ना माना जाए? मायावती ने यूपी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी को समर्थन का ऐलान कर दिया है, बदले में राज्यसभा सीट की डील भी कर ली है, और फिर भी बीएसपी कहती है कि दोनों पार्टियों में कोई गठबंधन नहीं हुआ है। तो क्या ये वोटर्स को धोखा देने की कोशिश है? और क्या मोदी विरोध के लिए अपनी विचारधारा को छोड़ने के लिए भी ये लोग तैयार हैं, जिसके सारे लोग उन पर भरोसा करते हैं? और क्या इसके पीछे मोदी का, ब्रांड मोदी का डर है? बीजेपी ने जिस तरह से त्रिपुरा में शानदार जीत दर्ज की है और जिस तरह से 20 राज्यों में सरकार बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी 20 राज्यों में सरकार बना चुकी है, क्या यही विपक्षी एकता की वजह है? और क्या 2019 से पहले सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की कोशिश इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें भरोसा हो चुका है कि अकेले नहीं हरा सकते, हार मान रहे हैं कि देश अब उन्हें नकार चुका है और एक साथ आए बिना वो ब्रांड मोदी से जीत नहीं सकते हैं? इसलिए आज ताल ठोक के हम सवाल खड़े कर रहे हैं। मोदी ने हराया, इसलिए विपक्ष को हम साथ साथ हैं याद आया। क्या सत्ता के लिए विपक्ष को विचारधारा से विश्वासघात मंजूर है? क्या मोदी विरोध के लिए विपक्ष देगा देश को धोखा? सारे हारे मिलकर क्या लगा पाएंगे मोदी को किनारे? और क्या विपक्ष मुक्त भारत के लिए क्या राहुल गांधी जिम्मेदार हैं? चर्चा की शुरुआत, उससे पहले रिपोर्ट। और आप जानते हैं, सूरज जब ढलता है तो लाल रंग का होता है, और जब सूर्योदय होता है तो केसरिया रंग लेकर के निकलता है। ऐसा 2014 में भी पूछते थे, तब भी मैं कहता था, यूपी में भी पूछा था, तब भी अभी भी मैं कहता हूं, उड़ीसा, बंगाल और केरल में जब तक सरकारें नहीं बनती, कर्नाटक जब तक जीत नहीं लेते, भारतीय जनता पार्टी का गोल्डन पीरियड आना बाकी। कह रहीम कैसे निभे बेर केर का संग, और मुझे लगता है मैं जो कह रहा हूं यही साबित होगा। हमारी पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो राज्यसभा में जाएगा, और जो हमारे वोट होंगे तो वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को जाएंगे। कहने का मतलब ये इस हाथ दो और उस हाथ लो। जब उत्तर प्रदेश की सरकार में दलितों का उत्पीड़न हो रहा हो, पिछड़ों को उत्पीड़न हो रहा हो, मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा हो, तो स्वाभाविक है कि ये दोनों लोग मिल करके ही उस सामंतवादी विचारधारा के खिलाफ, उस सरकार के खिलाफ जो मनवादी व्यवस्था को दोबारा लागू करना चाहती है, तो उनके खिलाफ स्वाभाविक है एक होकर के लड़ेंगे। Indian political system requires an alternative politics which is against BJP and Congress, because both the national parties have completely failed to live up to the expectations. The last 4 years of BJP governance has been completely failed. I'm saying that Prime Minister Modi will make his last speech on the 15th of August as Prime Minister on the 15th of August 2018. The writing is on the wall. 2019, here's the challenge from the opposition and the Trinamool. Prime Minister Modi will not address this nation from the ramparts of Red Fort. तो देखिए, एक बार फिर से तमाम जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं मोदी विरोध के नाम पर। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है आज। संबित पात्रा मेरे साथ है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी में केंद्रीय समिति में उड़ीसा का प्रतिनिधित्व करते हैं। संबित, स्वागत है आपका। घनश्याम तिवारी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे। घनश्याम, स्वागत है आपका।
इसके अलावा आमिर हैदर जैदी साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, जो कि सीपीआई के एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्य हैं, क्योंकि वामपंथी दलों का भी बहुत बुरा हाल हुआ है जो चुनाव हुआ है त्रिपुरा में। इसके अलावा अजय आलोक मेरे साथ प्रवक्ता, जेडीयू के बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। ये भी महागठबंधन में शामिल हुई थी जेडीयू, लेकिन फिर वहां से आकर अब एनडीए में है। बिहार में गठबंधन की सरकार है बीजेपी के साथ। इसके अलावा मेरे साथ राकेश सिन्हा, जो कि आरएसएस के विचारक हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। राकेश जी, स्वागत है आपका। इसके अलावा सैयद आसिम वकार, ऑल इंडिया एमआईएम के प्रवक्ता हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि आज ओवैसी की तरफ से भी कहा गया कि हाँ, जुड़ चुके हैं मेरे साथ सैयद आसिम वकार साहब, क्योंकि आज ओवैसी की तरफ से भी कहा गया कि हाँ, थर्ड फ्रंट की मैं भी वकालत करता हूँ और ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा मेरे साथ उमाकांत लखेरा, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ सर्वेश तिवारी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस समर्थक माने जाते हैं, यूपी और बिहार की राजनीति के जानकार हैं। सबसे पहले मेरा सवाल घनश्याम तिवारी आप ही से है, क्योंकि अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि समझौता हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि मायावती की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा कि राज्यसभा सीट के लिए और विधान परिषद की सीटों के लिए वोटों का लेन देन होगा, एक हाथ ले दूसरे हाथ दे। मतलब आप लोगों की सेटिंग हो चुकी है बीएसपी और समाजवादी पार्टी की। सवाल ये सुनिएगा, गुंडों की पार्टी, माफियाओं की पार्टी, अपराधी, भ्रष्टाचारी, सांप्रदायिक तत्व, जंगल राज, चोरी, डकैती, लुटेरे, अपहरणकर्ता, हत्यारे, महिला उत्पीड़न करने वाले, ये सारी उपमाएं आपको मायावती ने ही दी थी। ये सारा मतलब अपमान का घूंट पी लेंगे आप लोग सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ वोटों के लिए? देखिए अमन जी, आप मीडिया हैं और आपका हक बनता है कि आप किसी भी अलायंस का, किसी भी गठबंधन का या किसी भी साझेदारी की आलोचना करें और पूर्व के बयानों पे आलोचना करें। हम राजनीतिक दल हैं, हमारा हक बनता है कि जनता जहां पर एकजुट हो चुकी है। आज देश का युवा, आप देखिए दिल्ली में क्या हाल है, एक एग्जाम को स्कैम में परिवर्तित कर दिया गया, जिससे पूरे देश का युवा आंदोलित है। देश का किसान, आप देखिए उत्तर प्रदेश में किसानों को 10 रुपए की कर्ज माफी के लिए 50 रुपए के खर्चे का सर्टिफिकेट दिया गया, तो किसान आंदोलित है। महिलाओं का उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, इंडिया टुडे ने रिपोर्ट किया कि उत्तर प्रदेश में पिछले 10 महीने में सबसे ज्यादा दंगे हुए। तो जहां पर जनमानस एकजुट हो चुका है और राजनीतिक पार्टियों की तरफ देख रहा है कि आप एक अच्छा विकल्प दीजिए, हमें ठगा गया है, एक ऐसी सरकार आई है जिसका एक डायबॉलिकल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, जिसको गवर्नेंस देने में कोई जिसका इच्छा नहीं है, प्रोपेगेंडा ही उसका एजेंडा है। ऐसे समय में जब दल एक साथ आते हैं और वो ऐसे दल आते हैं जिनकी सामाजिक शक्ति एक है, सामाजिक नारा एक है। ठीक है सर। घनश्याम तिवारी, देखिए पूरा आपको समय दिया मैंने 1 मिनट का, एक बार भी आपके मुंह से मायावती नहीं निकला। आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, लेकिन एक सवाल बार बार मेरे जहन में आ रहा है, वो बीएसपी के कोई साथी है नहीं मेरे साथ, वरना मैं जरूर पूछता, हो सकता है आपसे भी पूछूं कि जब आप लोग एक साथ आने की बात करते हैं, वो गेस्ट हाउस कांड मुझे याद आ जाता है। उसमें क्या हुआ था, जान से मारने की कोशिश हुई थी, वो तारीख भी मेरे ख्याल से आपको याद होगी, गेस्ट हाउस कांड, वो मेरे जहन में आ जाता है। वो सारी चीजें, इतनी खटास है रिश्तों में, कैसे होगा ये सब? मोदी विरोध के नाम पर सब कुछ भूल जाएंगे आप, इतना बड़ा दिल है आप लोगों का। ठीक है सर, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। संबित पात्रा, ऐसा क्या डर आप लोगों ने इन लोगों के मन में बिठा दिया है? क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या डर? ये डर के साथी है या आप भी डर जाएंगे? क्योंकि बिहार में देखिए महागठबंधन हुआ था और वहां जीत हुई थी जब आरजेडी जेडीयू साथ में आए थे, तो खतरे की घंटी तो शायद आप लोगों के लिए भी है। संबित, देखिए अमन भाई, पहली बात तो है, मुझे याद है 2014 में जब इसी प्रकार की एक सुगबुगाहट हुई थी और आप लोगों ने कहा था कि सारे जो प्रबल दावेदार हैं विपक्ष से, वो एकत्रित हो सकते हैं और एक चांस बन रहा था, तो रामविलास पासवान जी से पूछा गया था कि इस पे आप क्या कहेंगे। तो रामविलास पासवान जी ने बड़ा अच्छा कहा था, मैं उन्हीं के शब्दों में रिपीट कर देता हूँ। उन्होंने कहा था कि बिहार में कहावत है कि जब बाढ़ आता है ना तो खूब पानी आ जाता है, तो सांप और बिच्छू दुश्मनी छोड़कर एक ही पत्थर पर बैठ जाते हैं। सांप भी बैठा रहता है, बिच्छू भी बैठा रहता है, ना सांप बिच्छू को कुछ करता है, ना बिच्छू सांप को कुछ करता है, क्योंकि चारों तरफ बाढ़ का पानी होता है। मैं किसी को सांप और बिच्छू नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारे प्रतिद्वंदी हैं, रिस्पेक्टेड हैं, मगर आज बाढ़ के डर से एक पत्थर पर तो बैठ गए, इसमें कोई दो मत नहीं। दूसरी बात है, याद रखिए, आपने मुझसे पूछा क्या हम डरेंगे? बिल्कुल नहीं, जनता के लिए काम कर रहे हैं,
कल पूर्वोत्तर में भी आपने देखा किस प्रकार की जीत हुई है। हराने वाले से बड़ा जिताने वाला होता है। जनता को जिताने के उद्देश्य से नरेंद्र मोदी और अमित शाह काम। ठीक है समित, लेकिन आपका समय पूरा हुआ समित, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। मैंने सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि कुछ खट्टी यादें आपकी भी हैं महागठबंधन को लेकर। बिहार में महागठबंधन हुआ था, जेडीयू आरजेडी साथ आए थे और वहां पर सरकार बनी थी, इसको भी नहीं भुलाया जा सकता है। हालांकि जेडीयू वापस अब घर वापसी हो गई 17 साल बाद। इसके अलावा मेरे साथ सैयद आसिम वकार साहब हैं, ऑल इंडिया एमआईएम से हैं। वकार साहब, इसमें चलिए एक अच्छी बात है कि आप लोग भी अब जोड़ने और एकता की बात कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से ही सही। सर, हम लोग हमेशा से जोड़ने की बात करते हैं, हम हमेशा से तोड़ने वालों के खिलाफ हैं। लेकिन बात क्योंकि गठबंधन पे हो रही है जो फूलपुर और गोरखपुर के लिए किया गया है, हम लोग भी पहले से बोल रहे थे। आज बहन जी ने खुद साफ कर दिया है कि ये कोई गठबंधन नहीं है, ये एक तरह का सौदा है, ये कारोबार है कि तुम हमें राज्यसभा भेजो, हम तुम्हें 2 सीट पर अपना वोट शेयर दे देंगे। अब ये आगे कामयाब होता है नहीं होता है इस बारे में तो ये दोनों ही बताएंगे। हम लोग की एक पॉलिसी है कि हम लोग ये चाहते हैं कि बीजेपी चुनाव वो कैसे हारे वो जनता तय करेगी। लेकिन सच्चाई ये है कि आवाम के साथ एक तरह का धोखा किया जा रहा है। आवाम को ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो कब इनकी बात माने और कब इनकी मुखालफत करे। कभी तो ये दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाते हैं और कभी ये अपने फ़ायदे के लिए अपनी अपने सीटों के लिए राज्यसभा के लिए एक दूसरे के दोस्त होने का दावा करते हैं। सर, असद ओवैसी साहब पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट पे जो चुनाव हुए उसमें असद ओवैसी साहब या उनकी आपने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया। आपने कहा सौदा है और कारोबार है, ये जनता के साथ धोखा हो रहा है। लेकिन सर, मेरा सवाल इसलिए आपसे था क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से ही आज इस बात का समर्थन किया गया जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा था कि तीसरा फ्रंट होना चाहिए, तीसरा मोर्चा। तो ओवैसी साहब ने भी कहा कि हाँ, मैं भी इसका समर्थन करता हूं कि मोदी को हराने के लिए ऐसा होना चाहिए। आपने ये बात कह के साफ कर दी कि उस तीसरे मोर्चे में एसपी बीएसपी नहीं है, कांग्रेस को पहले आप लोग बात कर चुके हैं, तो इतना दोफाड़ है विपक्ष, तो फिर होगा कैसे तीसरा मोर्चा। मेरे साथ अब आमिर हैदर जैदी साहब जुड़ चुके हैं जो कि सीपीआई के नेता हैं। जैदी साहब, मोदी विरोध के नाम पर क्या ममता बनर्जी मंजूर है आप लोगों को? सीधा सवाल आपसे, क्योंकि वहां एसपी बीएसपी एक हो गए मोदी विरोध के नाम पर। क्या ममता मंजूर है सीपीआई को? नहीं, मोदी विरोध नहीं, बल्कि मोदी से सीखने के बाद मोदी जी से ये सीखा जाए कि मोदी जी के साथ जो छोटी छोटी पार्टी है उनका कितना सम्मान वो करते हैं। हम तो मोदी जी का विरोध ही नहीं कर रहे, हम तो ये कहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए और कम से कम मोदी जी से सीख के ही कर लीजिए। मोदी जी जो गंजों को कंघा बेच रहे हैं तो कम से कम ये तो पता चले कि वो कंघा कैसे बेच रहे हैं। कंघा तो इनमें बेचना पड़ेगा, वो गंजों को बेच रहे हैं तो कम से कम गंजों को तेल बेच दें। तो सीखना मोदी जी से पड़ेगा। और अगर विपक्ष नहीं सीखता मोदी से तो फिर तो मामला दूसरा है। अब ये कहा जाए कि मायावती और अखिलेश जी मिल गए तो गलत है, अपॉर्चुनिस्ट है। स्वागत योग्य कदम है और सारे विपक्ष को जुड़ना चाहिए। और मोदी जी जो पूरे देश को कंगा बेच रहे हैं, गंजों को कंगा बेच रहे हैं, तो विपक्ष को भी अब तेल बेचना ही पड़ेगा गंजों को। ठीक है जैदी साहब, और पूरे जवाब में आपने डिनाई नहीं किया, यानी कि ममता बनर्जी के लिए भी, मतलब अब ये खबर है कि आप भी इस बात को डिनाई नहीं कर रहे हैं कि लेफ्ट और ममता बनर्जी भी साथ आ सकते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की बात है और उधर केरल तक बात पहुंच रही है, क्योंकि एक ही राज्य में अब आपकी सरकार बची है और कांग्रेस मुक्त के साथ साथ अब लेफ्ट मुक्त भारत की तरफ भी हम लोग बढ़ रहे हैं, कांग्रेस लेफ्ट मुक्त भारत। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा वापस। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं जो कि जेडीयू के प्रवक्ता हैं। अजय आलोक साहब, सबसे पहले तो आप ही ने महागठबंधन को धोखा दिया था, आप भी शामिल थे महागठबंधन में बिहार की राजनीति में, और धोखा आप ही लोगों ने सबसे पहले दिया था। अगर भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ना धोखा है तो हम सबसे बड़े धोखेबाज हैं इस देश के, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। अब मैं आपको 2 बात और बताता हूं। कुछ दिन पहले हमने यूपी में एक नारा सुना था, यूपी को ये साथ पसंद है, यूपी के लड़के। तो 2 भाई तो अलग हो गए, अब भाई भतीजा और बुआ साथ में होने को आए हैं। और देखिए कितनी टैक्टफुल चाल है कि हमें राज्यसभा भेजो, हम 2 सीट पर तुमको वोट ट्रांसफर करेंगे। राज्यसभा किसको भेजना चाहती हैं? अपने भाई को, आनंद को। क्यों? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इस देश की सारी पॉलिटिकल पार्टीज का पता नहीं क्या हो गया है, जिसको देखो तो वो घोटाले में फंसा हुआ है।
मनी लॉन्ड्रिंग में फंसा हुआ है, अतिरिक्त संपत्ति बनाने में फंसा हुआ है, आय से अधिक में फंसा हुआ है, अपने से चिंता मुक्त है ही नहीं, तो जनता की चिंता कहां से करेंगे? और ये आप देखिएगा, राज्यसभा चुनाव कल नोटिफाई हो जाएगा, आनंद जी नॉमिनेशन भरेंगे और तब तो जनता के सामने क्लियर हो जाएगा ना कि किस चीज का बार्गेनिंग किस चीज में कर रही है। और पहले एक नारा था, चढ़ गुंदों की छाती पर मोहर लगेगी। ठीक है डॉक्टर अजय आलोक, ज्ञान जो आप दे रहे हैं ये दिव्य ज्ञान आपको गठबंधन लालू से करने से पहले नहीं हुआ था। चारा घोटाले के दोषी तो लालू प्रसाद यादव गठबंधन आपके करने से पहले भी थे, तब आपने भी राजनीतिक रूप से जो सहूलियत आपको हुई, आपने गठबंधन कर लिया अवसरवादिता। अब आपको भ्रष्टाचारी लग रहे हैं, गठबंधन तो पहले आपने किया था ना, दिव्य ज्ञान आपको बाद में हुआ। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ राकेश सिन्हा भी जुड़ चुके हैं। राकेश सिन्हा जी, ये क्या डर के साथी हैं या वाकई में कोई खतरा आप देखते हैं? विपक्ष की एकजुटता, देखिए विपक्ष को एकजुट होने का एक सहज और स्वाभाविक अधिकार है। 67 में भी विपक्ष की एकता हुई थी, 77 में भी विपक्ष की एकता हुई थी और सत्तारूढ़ को चुनौती दी थी। लेकिन उस एकता में और इस एकता में एक बुनियादी अंतर है। देखिए, खिचड़ी बनती है चावल दाल से, उसको सींचना पड़ता है, लेकिन चावल कंकर और दाल से खिचड़ी नहीं बनती है। ये जो पार्टियां एक हो रही हैं, एक तो व्यक्ति आधारित हैं, तो व्यक्तिगत स्वार्थ, पारिवारिक स्वार्थ से युक्त पार्टियां हैं। इनका न जाति का स्वार्थ है, न समुदाय का स्वार्थ है। जाति और समुदाय का नाम लेकर ये व्यक्तिगत स्वार्थ, परिवार के स्वार्थ की सिद्धि करती हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि इनके पास विचार और वैकल्पिक दृष्टि नहीं है। समाजवादी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी या किसी और पार्टी को ले लीजिए जो इस गठबंधन में आने वाले हैं, ओवैसी की पार्टी, इनके पास एक ही एजेंडा है, जातीय और सांप्रदायिक पहचान को आगे बढ़ाकर देश की राजनीति को विभाजनकारी बनाना। इसलिए मुझे लगता है कि जनता की स्वीकृति नहीं मिलेगी। 67 में इसलिए मिली थी कि जनसंघ सोशलिस्ट कांग्रेस। और मेरे ख्याल से राकेश सिन्हा जी, इससे पहले भी जो संबित जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि पटना में भी महारैली हुई थी, तब भी सारे लोग एकजुट हो रहे थे, तो ऐसे भी पहले भी कई बार प्रयास किए गए हैं। और सवाल यह भी है कि कांग्रेस की कोई बात नहीं कर रहा है। उमाकांत लखेरा जी, सवाल आपसे कि कांग्रेस की कोई बात नहीं कर रहा है। यहां पर भी राहुल गांधी नदारद है, जैसे नतीजे वाले दिन नदारद थे। जी देखिए, कांग्रेस को ये पहले से पता था कि वो अगरतला में जो त्रिपुरा में जो चुनाव हुआ है वहाँ कहीं वो फाइट में नहीं है, तो ये उनको पहले से इस बात का आभास हो गया था। और जिस तरह से कांग्रेस पिछले 2014 के चुनाव के बाद राज्य दर राज्य हार रही है, उससे कांग्रेस के प्रति बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी का जो मैकेनिज्म है उसको वो परास्त करने के लिए एक ढांचा तैयार कर सके। इसका एक ही रास्ता है, वो रास्ता है कि जो इलेक्शन में होता है कि आप वोट डिवीजन को रोकें। वोट डिवीजन को रोकने का जो मैकेनिज्म है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि आप अपना वोट शिफ्ट करा सकते हैं कि नहीं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो तमाशा हुआ, उस गठबंधन को जनता ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आप ऐन मौके पर आप समझौता कर रहे हैं, आप वोट शिफ्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, और ये डिबेट अब ओपन है। मेरे ख्याल से घनश्याम तिवारी, आप ही से मैं रिएक्शन ले लेता हूं। जो उमाकांत लखेरा साहब कह रहे थे, एंड मोमेंट पर जो गठबंधन हुआ था 2 लड़कों का साथ उत्तर प्रदेश में, वहां पर भी काम नहीं आया था। लेकिन मेरा सवाल आपसे दरअसल ये है कि वोट के लिए क्या आइडियोलॉजी को आप तिलांजलि दे देंगे? आप गेस्ट हाउस कांड को क्या भूल जाएंगे? क्या आप लोगों के लिए जो उपमाएं दी हैं मायावती ने, वो सारी चीजें कैसे दिमाग से चली जाएंगी? मुझे ये चीज बता दीजिए, आप वोटर्स के दिमाग से कैसे चली जाएगी? देखिए, वो तो आपको उपचुनाव होगा उससे स्पष्ट हो जाएगा कि जब जनता साथ आती है और एक अत्याचारी सरकार को दो टूक जवाब देती है, तो राजनीतिक समीकरण अपने आप स्पष्ट हो जाता है। बड़ी बात यह है कि समित पात्रा जी ने कहा कि बाढ़ आ गई है। ये कौन सी बाढ़ आई है उत्तर प्रदेश में? ये मिस गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस एंड डायबॉलिकल गवर्नेंस की बाढ़ आई है। दूसरी बात यह, इन्होंने रामविलास पासवान जी का उदाहरण दिया। रामविलास पासवान जी ने 2013 में भारतीय जनता पार्टी को भारत जलाओ पार्टी कहा था, एक पब्लिक सभा में कहा था। यदि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए रामविलास पासवान आइडियोलॉग बन गए हैं, अगर रामविलास पासवान आइडियोलॉग बन गए हैं और नैतिकता साझेदारी का
मुझे एक चीज बताइए, जिस पार्टी को सर एक मिनट सर ये सवाल मेरे ख्याल से आज हर कोई पूछना चाहेगा आपसे, जो भी सब ताल ठोक के देख रहा है सर। आप लोगों ने जिस पार्टी को पानी पी पी कर कोसा, आप लोगों ने जिस पार्टी के धुर विरोधी आप लोग कहे जाते हैं, मतलब गुंडागर्दी, गुंडों की पार्टी, माफियाओं की, भ्रष्टाचार की मूर्ति मायावती, आप लोग बेवकूफ बना रहे हैं जनता को। आज के डिबेट में रामविलास पासवान संबित पात्रा जी के आइडियोलॉग हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, मायावती के साथ गठबंधन करके ये जो समझौता और आप लोग लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं ना, अमन जी, आपकी क्या विचारधारा रह गई? आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल मैं बीजेपी से सवाल पूछूंगा, मैं बीजेपी से सवाल पूछूंगा घनश्याम तिवारी, आप अपनी सफाई दीजिए ना, बीजेपी की सफाई मत दीजिए, आप अपनी सफाई दीजिए। आप मुझे ये बताइए, वोट जरूरी है विचारधारा। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है इस समय? देश में कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी। ठीक है घनश्याम तिवारी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, एक सवाल का जवाब दीजिए, सीधा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, फिर मैं संबित के पास जाऊंगा। एक सवाल का जवाब पूछिए, आरोप मत लगाइए। हाँ सवाल सुनिए, आपके लिए वोट जरूरी या विचारधारा? देखिए, हमारे लिए काम जरूरी है। हमने उत्तर प्रदेश को एक युवा नेतृत्व दिया। आज भी 10 महीने में वोट जरूरी है विचारधारा? उत्तर प्रदेश की सरकार कोई काम दिखा पा रही है? वोट जरूरी है विचारधारा? आज भी 10 महीने में उत्तर प्रदेश की कोई काम दिखा पा रही है? हमारा काम नहीं जवाब दे पाएंगे, मुझे पता है। जनता का काम जरूरी है, युवाओं का भविष्य जरूरी है। मेरे सवाल का सीधा जवाब दे दीजिए, आप विचारधारा से समझौता कर रहे हैं, वोट जरूरी है विचारधारा? गवर्नेंस जरूरी है, बहुत सिंपल सा सवाल है। भविष्य जरूरी है, ये गाय पे झगड़ा जरूरी नहीं है, घनश्याम तिवारी बहुत सीधा सा सवाल है, बहुत पढ़े लिखे हैं आप, अच्छे तरीके से जानते हैं क्या पूछ रहा हूं। हमारे लिए गवर्नेंस जरूरी है, वोट जरूरी है विचारधारा? जरूरी है, वोट जरूरी है विचारधारा? हमारे लिए गवर्नेंस जरूरी है, अच्छा नेतृत्व वोट जरूरी है विचारधारा? जरूरी है। और जिसको आप वोट या विचारधारा कह रहे हैं, जिसे आप वोट कह रहे हैं, वो जनता है संबित, जिसने 2018 में भारतीय जनता को बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग। ये दिखावे का विरोध था और अब आप लोग मिलीजुली सरकार बना रहे हैं, राज्यसभा के लिए वोटों की सौदेबाजी कर रहे हैं आप लोग। मिलीजुली सरकार तो मैंने आपको बता दिया, वोटों की सौदेबाजी हो रही है ना राज्यसभा के लिए। आप मुझे जिता दो, मैं विधानसभा परिषद के लिए जिता दूंगा। अजय आलोक जी रामविलास पासवान संबित पात्रा जी के लिए विचारधारा पे एक पटल पे दिखाई देते हैं, तो अवसरवादिता का उससे बेहतर उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। संबित उत्तर देता हूं। संबित ठीक है, देखिए अमन भाई, मैंने अभी ध्यान से सभी वक्ताओं को सुना। एक ने कहा कि हमारा एक ही पॉलिसी है और वो पॉलिसी है किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को हराना। देश की जनता बहुत बुद्धिमान है, पॉलिसी एक ही होना चाहिए, देश के लिए काम करना, ये नहीं कि किसी पार्टी को, एक ही पार्टी को हराना, इसी बिंदु पर चलना। अभी हमने कल परसों देखा है कि इस प्रकार से उत्तर पूर्व में भारतीय जनता पार्टी ने पॉलिसी के आधार पर, विकास के आधार पर चुनाव जीता है। दूसरे ने कहा कि गंजे को हम कंघी बेच रहे हैं, और जिसने हमें गंजा कहा है, कल उत्तर प्रदेश के चुनाव में त्रिपुरा हारने के पश्चात वो गंजे हुए हैं। मैं कहता हूं, आप तेल बेचना चाहते थे तो खुद अपना तेल अपने ही माथे पर लगाइए, अभी आपको बालों की आवश्यकता है। कल जिस प्रकार से 25 साल की त्रिपुरा की, लेकिन बात ये भी है डिवाइडेड ऑपोजिशन शायद सबसे बड़ी ताकत रही है भारतीय जनता पार्टी की। विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ था, अब मोदी के नाम पर ही सही, लेकिन अगर डिवाइडेड ऑपोजिशन यूनाइट हो रहा है तो ये अलार्मिंग आपके लिए भी है कहीं ना कहीं। ये सीधा सवाल है। देखिए अमन जी, मैं देश के एक बड़े चैनल में आज एक भविष्यवाणी करके जा रहा हूं इसी प्रश्न के उत्तर के स्वरूप में। नंबर 1, आपका ये कहना कि अगर ये ऑपोजिशन यूनाइटेड हो जाएगी तो क्या होगा। बिहार में भी तो ऐसे हुआ था। देखिए, याद रखिए, बिहार में वैसा नहीं होता अगर लालू प्रसाद यादव डिस्क्वालीफाई नहीं होते करप्शन के लिए, 6 वर्षों तक उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता चुनाव लड़ने के लिए। इसलिए उनके पास कोई उपाय नहीं था, उन्होंने अपने महत्वाकांक्षा को संदूक के अंदर बंद ही करना पड़ा, क्योंकि कोर्ट ने बंद कर दिया था। लालू प्रसाद यादव डिस्क्वालीफाई नहीं होते तो वो अपने आप को मुख्यमंत्री तो छोड़िए प्रधानमंत्री सोचते। ये मायावती, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश अरे पिता पुत्र में लड़ाई हो रही है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आपको लग रहा है बुआ और अखिलेश यादव छोड़ देंगे एक दूसरे को? अरे पिताजी को तो छोड़ नहीं रहे हैं, पकड़ पकड़ के पिताजी के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। ये बुआ को छोड़ देंगे। जैदी साहब, आप मान रहे हैं कि अकेले मोदी को नहीं हराया जा सकता, ब्रांड मोदी के आगे आप लोग कहीं नहीं टिकते, इसलिए एकजुट हो जाइए वरना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। केरल में बचे हैं, आपके लिए तो आखिरी अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए पृथकतावादी ताकतों के साथ मिलकर अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो वो सब राष्ट्रवादी हो जाते हैं।
इन्हें कोई नहीं कहता। जितने भ्रष्टाचारी दूसरी पार्टियों से निकाले जाते हैं वो बीजेपी में चले जाते हैं। ममता बनर्जी के लिए यही शब्द थे मेरे ख्याल से आपके अब से कुछ दिनों पहले तक। पात्रा जी अब आप ममता बनर्जी के साथ जाने की बात कर रहे हैं, सारे दाग धुल जाते हैं एकदम से। चींटियां भी है, जब राजनीतिक अवसरवादिता की बात आती है तो ममता बनर्जी के लिए यही उपमाएं थी आपकी। पहले सुन लीजिए पहले। अगर पृथकतावादी संगठन बीजेपी के साथ होते हैं तो उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता, वो राष्ट्रवादी हो जाते हैं। और सुनिए पात्रा जी, अगर चींटियां भी संगठित हो जाती है ना, चींटियां जब संगठित होकर काम करती है तो बड़े बड़े नाग के ऊपर भारी पड़ती है। और देश के अंदर जो फिरका परस्ती का नाग बढ़ के एनाकोंडा हो गया है, उसके लिए विपक्ष को एक स्वागत करता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश प्रताप को और मायावती जी का, वो दोनों एक हैं और सारा त्रिपुरा संभाल नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में स्वागत कर ममता बनर्जी का साथ पसंद है ना आप लोगों को। जेल में डूब रहा है मोदी विरोध के नाम पर ममता बनर्जी अच्छी लगी पेन लेके गए हैं उत्तर प्रदेश में स्वागत करने के लिए। हाथी उत्तर प्रदेश छोड़िए ना, केरल की बात कीजिए जहाँ अकेले संभाल नहीं रहा है। त्रिपुरा भी चला गया, 25 साल की माणिक सरकार भी चली गई है। ममता बनर्जी का साथ मंजूर है, कबूल है ममता बनर्जी मोदी विरोध के नाम पर। क्या कह के वोट लेने जाएंगे जनता से आप? नहीं कर रहे। आपकी राजनीति का आधार ही ममता विरोध है और आज यहाँ पर मोदी विरोध के नाम पर ममता बनर्जी की वकालत कर रहे हैं। बैठकर चाहते हैं कि वो किस तरह से विघटनकारी ताकतों को साथ लेके आते हैं और चुनाव जीतते हैं और क्या हो जाते हैं राष्ट्रवादी। अगर हम सारे विपक्ष पार्टियां एक अपने मनमुटाव भूल के एक होती है तो इसमें आपको आपत्ति क्या है? नहीं सर, आपत्ति कोई नहीं है सर, सवाल तो उठेंगे ना। यही इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल तो ममता बनर्जी के लिए भी किया जाता था। ममता बनर्जी को पानी पी कर आप लोगों ने किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया लेफ्ट की तरफ से मिलकर ये चुनाव लड़ते हैं, इनसे सवाल क्यों नहीं पूछा? सर पूछ लिया मैंने, आप मुझे थोड़ी ना बताएंगे क्या सवाल पूछना है। सवाल क्यों नहीं पूछा? आप थोड़ी ना बताएंगे ना क्या सवाल पूछना, मैं पूछूंगा ना सवाल। पूछ लिया ना मैंने सवाल उनसे, आप नहीं बताएंगे ना। उमाकांत लखेरा सवाल क्यों खड़े करते हैं? उमाकांत लखेरा कांग्रेस की कोई बात नहीं कर रहा, मतलब राहुल गांधी के नेतृत्व में क्या ये गठबंधन या महागठबंधन बन पाएगा? येचुरी और प्रकाश कारात तो एक नहीं हो रहे हैं। क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में कोई गठबंधन या महागठबंधन बन पाएगा? क्या स्वीकार्यता होगी? जैदी साहब एक मिनट, हमारे नेताओं में इतनी समझ है। मैं आपको एक बात बता दूं, जैदी साहब एक मिनट, विपक्ष का इकट्ठा होना, विपक्ष के आप जैदी साहब विपक्ष का एक होना कोई विपक्ष का एक होना कोई पहली बार भारत की राजनीति में नहीं हो रही है। ठीक बात है। मैं तो 77, 74, 75 से राजनीति में ये होता है कि दोस्त का दुश्मन दोस्त हो जाता है। ये हमने एक पूरा पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के दौर में ये चीज देखी कि दोस्त का दुश्मन दोस्त है। दूसरा क्या होता है कि दोस्त का दुश्मन जो दो दुश्मन आपस में है तो जो जिनके मतभेद कम है वो आपस में मिल जाते हैं। मायावती और अगर समाजवादी पार्टी आपस में आ रहे हैं तो एक सिम्टम्स डेमोक्रेसी का कहते हैं, ये आमतौर पर होता है। नंबर 2 बात, दूसरी बात कि ये सारी बहस क्यों हो रही है? क्योंकि त्रिपुरा में कांग्रेस बुरी तरह हारी है और दिल्ली में जो सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी हैं सीताराम येचुरी, वो उनको पार्टी ने हम एंटी बीजेपी फोर्सेस को मिलकर के हमें राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाना चाहिए, जिसको उनकी पार्टी की केंद्रीय समिति ने ठुकरा दिया। तो मैंने ये टिप्पणी भी की है, सोशल मीडिया पे टिप्पणी की है कि ये जो घटनाक्रम सीपीएम के भीतर होने वाला है ये बहुत महत्वपूर्ण है। होगा और पार्टी कांग्रेस की बैठक भी होने वाली है। ये आप जो बता रही जानकारी है कि पार्टी कांग्रेस की बैठक भी होने वाली है और कांग्रेस के साथ समझौते को लेकर वहां पर रेजोल्यूशन भी पास हो सकता है, जो मांग येचुरी काफी समय से कर रहे हैं। आपकी बात ठीक कह रहे हैं आप। राकेश सिन्हा, एक बात बताइए, लोकतंत्र की तो यही खूबसूरती है ना, विपक्ष का मजबूत होना। वन पार्टी सिस्टम थोड़ी ना होता है। कांग्रेस मुक्त भारत का नारा जो दिया गया बीजेपी की तरफ से, विपक्ष विहीन सरकार लोकतंत्र के लिए अच्छी थोड़ी ना है। ये तो तानाशाही हो जाएगी। और अगर विपक्ष एकजुट हो रहा है तो ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैंने कहा विपक्ष की एकता स्वाभाविक होती है, लेकिन विपक्ष की एकता के पीछे विचारधारा होना चाहिए, कुछ मूल्य होना चाहिए। जनता, भारत की जनता इतनी परिपक्व है
1977 में भारत की जनता ने जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट दिया, जनता पार्टी जीती, इंदिरा गांधी हारी। 67 में 8 राज्यों में उस कांग्रेस को उस प्रचंड लोकप्रियता के बीच 8 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। उसके पीछे राम मनोहर लोहिया थे, उसके पीछे दीनदयाल उपाध्याय थे। आज पूछिए इस विपक्ष में कौन लोहिया है, कौन दीनदयाल उपाध्याय है। लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय के पास कोई बैंक अकाउंट नहीं था। आज मायावती जी और मुलायम सिंह जी सीबीआई और कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं कि उनके डिस्प्रोपोर्शनेट प्रॉपर्टी है। 2 छोटी बातें मैं कहना चाहता हूं यहां पर। देखिए, इस देश की में वैचारिक परिवर्तन का दौर चल रहा है। हिंदुत्व का जो अधिष्ठान है उसने देश में एक जगह बना ली है। इसलिए जो परिवर्तन है वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी है, उसके साथ साथ एक वैचारिक परिवर्तन है। इस वैचारिक अधिष्ठान से बाहर आकर जितनी पार्टियां होंगी उनको। घनश्याम, मैं आपके पास 1 मिनट आ रहा हूं। घनश्याम तिवारी, मैं आपके पास आ रहा हूं। डॉक्टर अजय आलोक, ये व्यवहारिक कितना लगता है आपको, क्योंकि आप तो उसका पार्ट रहे हैं, ये कितना व्यवहारिक लगता है? क्योंकि ये कहा जाता है कि ज्यादा उम्र नहीं होती इस तरह के गठबंधन या महागठबंधन की। देखिए, व्यवहारिकता में दिक्कत नहीं है, सवाल ये उठता है कि जो गठबंधन बन रहा है, मैं दरअसल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि लेफ्ट और ममता का साथ आना, एसपी बीएसपी का साथ आना, मैं वही कह रहा हूं कि क्रेडिबिलिटी कितनी है, जनता की नजर में उस लीडर की क्रेडिबिलिटी कितनी है। हम जब महागठबंधन में थे, हम हमेशा कहते थे कि रिएक्शनरी मत हुई। आज विपक्ष का क्या रहा है, मोदी जी कुछ करते हैं उसका विरोध करना है। मोदी जी क्यों कर रहे हैं इसको ध्यान नहीं देना। उस विरोध में ये लोग इतने अंधे हो गए हैं, ये लोग राष्ट्र विरोध तक कर देते हैं, और इसको जनता आज के टाइम में देख रही है। आज सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, इलेक्ट्रॉनिक चैनल इतना एक्टिव है, आपकी राष्ट्र विरोधी हरकतों से जनता आपकी क्रेडिबिलिटी लूज कर गए आप जनता के बीच में। क्या कह के आप जाइएगा जनता के बीच में? ठीक है वकार साहब, हटाओ, क्यों हटाओ? ठीक है, किस लिए हटाओ? आप विकल्प क्या दे रहे हैं? आपके पास विकल्प कौन सा है? किसको लाओ? ठीक है, सैयद आसिम वकार साहब को लाओ, वकार साहब करने वाले को लाओ। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है, क्योंकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री की तरफ से जो प्रस्ताव दिया गया था थर्ड फ्रंट का, उसमें कांग्रेस को बाहर रखा गया था। क्या कांग्रेस की जगह है आप जिस थर्ड फ्रंट के पैरोकार बन रहे हैं, क्या कांग्रेस होगी उसमें? देखिए, थर्ड फ्रंट तो बनना चाहिए। देखिए, थर्ड फ्रंट तो बनना चाहिए, और तीसरा मोर्चा जब तक के हिंदुस्तान में वजूद में नहीं आएगा तब तक के मैं समझता हूं कि जनता को इंसाफ नहीं मिलेगा। मैं आपको भी एक किस्सा सुना रहा हूं। अभी ममता बनर्जी का नाम आ रहा था, सीपीएम वाले बैठे हैं। मैं 24 फरवरी को बंगाल में कलकत्ता में एक रैली कर रहा था। मुझे बहुत सुनकर ये बुरा लगा कि जो मुर्शिदाबाद जिला है बंगाल का, 70 साल से 80% आबादी वाले मुसलमानों के जिले में कोई यूनिवर्सिटी नहीं, और बाकी दूसरे जिलों में आप यूनिवर्सिटीज दे रहे थे। मैंने जिले का जिक्र भी किया कि वीरभूम में 4 यूनिवर्सिटी और मुर्शिदाबाद में कोई यूनिवर्सिटी नहीं। दीदी आपसे लेकर रहेंगे। तो सुनिए क्या हुआ उसके बाद। 28 तारीख को, 28 फरवरी को ममता बनर्जी ने आज मुर्शिदाबाद ऐलान कर दिया यूनिवर्सिटी का मुर्शिदाबाद में। सर, आप कुछ ना कीजिए, हमें कुछ ना मानिए, लेकिन कम से कम हमारी आवाज में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि हम जहां पहुंच जाते हैं वहां इंसाफ की बात करते हैं और इंसाफ ले लेते हैं। थर्ड फ्रंट बनेगा, हम बनाएंगे, ऐसा तो ऐसी साहब ने कह दिया है, केसीआर के साथ है। कौन होगा? और सीधी सी बात है, कांग्रेस और बीजेपी से जनता उब गई है। वकार साहब, कौन होगा थर्ड फ्रंट में? 1 मिनट, कौन होगा बता दीजिए ना एक बार, कौन होगा? सर, थर्ड नाम बताइए दलों के। में जितने भी हक पसंद और ईमानदार दल होंगे, कौन बताइए ना। एसपी बीएसपी होंगे, उनके तो साथ आने पर आप ही उनकी खिंचाई कर रहे हैं। अगर आना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम है। नहीं, उनके साथ आने पर तो अभी आप उनकी खिंचाई कर रहे थे 5 मिनट पहले। मोस्ट वेलकम है। मैं पूछ तो रहा हूं आपसे। नहीं, मैंने कोई खिंचाई नहीं की। मैंने ये कहा कि मायावती जी ने खुद कह दिया है कि एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। मैंने नहीं कहा, मैंने तो ये कहा बहन जी खुद बोल रही हैं, एक हाथ से दो, एक हाथ से लो। ठीक है, तो ये कैसा गठबंधन है? जो एक हाथ से दो, एक हाथ से लो वाला मामला हो, वो तो सौदा है। घनश्याम संबित, देखिए, अभी आपने कांग्रेस की बात को छेड़ा है, तो मुझे लगता है राहुल गांधी अभी आए हैं कि नहीं इंडिया, मुझे पता नहीं, लीड करने के लिए थर्ड फ्रंट को। मगर उनका रिपोर्ट कार्ड मेरे पास है, थोड़ा पढ़ देता हूं ताकि जो लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं थोड़ा जान जाएं। उपाध्यक्ष रहते हुए राहुल गांधी कितने इलेक्शन हारे और अध्यक्ष रहते हुए कितना हारे, देश को जानना चाहिए। उपाध्यक्ष रहते हुए दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, मणिपुर, हरियाणा, तेलंगाना। नहीं, सुनिए, चुनाव हारे, मुझे पता है 2013 से लेकर अब तक। गुजरात अध्यक्ष
नहीं, अध्यक्ष रहते हुए गुजरात, हिमाचल, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय। नहीं, अभी आप इनमें यहाँ जो ईमानदार लोग बैठे हुए हैं, जो अभी असीम साहब ने कहा, इनसे पूछिए कि ऐसे रिपोर्ट कार्ड रखने वाले राहुल गांधी को अपने अध्यक्ष के रूप में, थर्ड फ्रंट का कोई तो लीड करेगा ना, तो उसके अध्यक्ष के रूप में राहुल गांधी जी को इस रिपोर्ट कार्ड के साथ कितने लोग स्वीकार करते हैं? राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार है उत्तर प्रदेश की खट्टी यादों के बावजूद। देखिए, गठबंधन नेतृत्व स्टूडियो में नहीं बनते, सड़क पर बनते हैं, जनता के बीच में बैठते हैं। बड़ी बात यह है, पिछले 10 लोकसभा के उपचुनाव उठा लीजिए, सब में भारतीय जनता पार्टी हारी है, जबकि आज देश में कोई विपक्ष का नेतृत्व भी नहीं है। अगर इन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन भी अपॉइंट नहीं किया, फिर भी अगर इनके सांसद हार जाते हैं, इकलौती पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिसके सिटिंग सांसद इस्तीफा दे देते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के खिलाफ। तो अगर आप लीडरशिप की बात करते हैं तो धराशायी तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। रही बात की गठबंधन, ये बताइए, ये लोग राजस्थान का चुनाव क्यों हारे, ये लोग मध्य प्रदेश का चुनाव क्यों हारे, ये लोग उड़ीसा में चुनाव क्यों हारे, ये समित पात्रा उड़ीसा से का नेतृत्व करते हैं, उड़ीसा में चुनाव क्यों हारे, बंगाल में चुनाव क्यों हारे। इस साल में एक बाईपोल बता दीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, एक बाईपोल बता दीजिए जो भारतीय 77% भूभाग। आखिरी बात घनश्याम, एक 77% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी, 68% आबादी पर भारतीय जनता पार्टी, सवाल पूछिए, 59% इकोनॉमी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। कहाँ ये सारे तो फैक्ट्स, ये तो सारे फैक्ट्स है ना घनश्याम। देखिए, 77% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, 68% वोटर्स पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, 20 राज्य, मेघालय भी हाथ से जा रहा है कांग्रेस की खबरें आ रही है, यूडीपी और एनपीपी साथ में आ रहे हैं। ये स्तुति है, फैक्ट नहीं है। फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, 177 कल चुनाव हुआ, तो फैक्ट है भैया, मेघालय में, नागालैंड में, त्रिपुरा में हमारी सरकार 50 लाख लोगों ने वोट किया है, तो फैक्ट है, 13 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है, मात्र 13 लाख वोट मिला है, मात्र 49 सीट्स जीती है। फिर भी सारी मीडिया ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट को स्वीप कर दिया। यदि प्रोपेगेंडा को फैक्ट से रिप्लेस कर दिया जाए तो स्तुति बन जाता है। समाजवादी पार्टी वहां चुनावी मैदान में उतरी भी नहीं है, फिर भी ऐसे बोल रही है जैसे कि ये जीते हुए। आप जवाब दीजिए, फैक्ट का जवाब दीजिए, प्रपंच मत कीजिए। आज अगर आप रामविलास पासवान आपके, अगर रामविलास पासवान हम 50% से अधिक वोट परसेंटेज त्रिपुरा में लेते हैं, आप ये बताइए, फिर भी ये धृतराष्ट्र बन के बैठे हुए हैं, ये हमारी गलती है क्या? नहीं, धृतराष्ट्र छोड़िए, अरे साहब थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ लीजिए। 1.3% से 50% वोट पाए हैं त्रिपुरा में, उसके बाद भी आपको दिख नहीं रहा है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? अरे भैया, अखिलेश यादव और पहले मुलायम सिंह यादव का आप सुलह करवाइए, बाद में हमसे लड़िएगा। घर के अंदर पहले चाचा, भतीजे, मामा, मामी, इनका सुलह कराइए, बाद में हमसे लड़िएगा। घर में रामविलास नहीं, घर में आपका तो राम यादव जी, अखिलेश जी, मुलायम जी और कौन कौन है, उनसे तो बन नहीं रहा इनका। ये चले टीवी में हमसे लड़ने के लिए। पासवान सही थे भारत जनता पार्टी कहने में। अरे भैया, नीतीश कुमार भैया आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। आप बहन जी की स्तुति करिए, आप बहन जी की स्तुति कर सकते हैं, मायावती जी के प्रवक्ता के नाते आज बोल सकते हैं उनके हक में, कोई बुराई नहीं है। ठीक है घनश्याम, सीधा सा सवाल है कि क्या कांग्रेस, एक मिनट सर, एक मिनट राकेश जी, एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं। ये कहावत है ना कि हम लोग कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। कांग्रेस के साथ फिर से जाएंगे क्या आप लोग, ये बता दीजिए मेरे को। उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी थी, क्या हाल हुआ था सबने देखा था, फिर से जाएंगे क्या? कांग्रेस साथ होगी, हाँ या ना? मायावती है, कांग्रेस होगी क्या? उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश, इसमें संबित पात्रा क्या करेगा? बैड गवर्नेंस की बाढ़ आई है, ये संबित पात्रा जी ने कहा। क्या करेगा भैया? बैड गवर्नेंस की जब बाढ़ आई है, जनता एकत्र होकर के, युवा, किसान, उत्तर प्रदेश के पूरा जनमानस एकत्र होकर गैर बीजेपी सरकारें बनवाएगा और उसकी शुरुआत इस उपचुनाव से होगी। ठीक है, इस उपचुनाव से होगी, लेकिन ठीक है राकेश सिन्हा, मतलब मायावती जी, अब मायावती जी आपकी अध्यक्ष होंगी, ये बोल दीजिए ना। मायावती जी समाजवादी पार्टी को लीड करेंगी। मैं एक व्यवहारिक बात करने जा रहा हूं। देखिए, गठबंधन के बीच में एक मैग्नेटिक फोर्स होता है, एक अखिल भारतीय पार्टी होती है जिसके एक राष्ट्रीय वजूद होता है।
तभी गठबंधन, तब छोटी छोटी पार्टियां चाहे अवसरवादी हो या जो भी हो, एक गठबंधन तैयार होता है। आज बताइए कि इन पार्टियों के बीच में कौन सी अखिल भारतीय वजूद की पार्टी थी? एक कांग्रेस पार्टी थी, बची खुची, उसका नॉर्थ ईस्ट में जो सुपरा था साफ हो गया। जो लेफ्ट पार्टी थी उसका त्रिपुरा और केरल में था, त्रिपुरा तो साफ हो गया, केरल में अब साफ होने की तैयारी चल रही है। किस पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन बनेगा यह फैसला कर दे, कौन प्रधानमंत्री का इनका उम्मीदवार होगा यह फैसला कर ले। देश की जनता देश को बिना पतवार के नाव की तरह नहीं छोड़ सकती। जैदी साहब, आप भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की जितनी आलोचना कार्यक्रमों की आलोचना कर दें, नेतृत्व की आलोचना कर दें, लेकिन आपको एक वायबल विकल्प के बिना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई गोलबंदी करना नहीं होगा, कोई वोट और जनता को वोट ट्रांसफर की। आमिर हैदर जैदी साहब, ये गठबंधन हवा में है, नेतृत्व कौन होगा, कौन नेतृत्व करेगा? क्या राहुल गांधी के नेतृत्व में ये गठबंधन बनेगा? कांग्रेस की जगह होगी, नहीं होगी, ममता बनर्जी होंगी? अभी सब हवा में है ना ये सब। राकेश सिन्हा भाई की बात का जवाब देता हूं। ये कह रहा है कि ये खिचड़ी बनने जा रही है, खिचड़ी गठबंधन बनने जा रहा है। खिचड़ी गठबंधन बीजेपी का है, हम हलीम बनाने जा रहे हैं जिसमें कई तरह के व्यंजन होते हैं लेकिन दिखता कुछ नहीं है। खिचड़ी में दो चीजें होती हैं, चावल और दाल, दोनों अलग अलग दिखती है बनने के बाद। जो इन्होंने गठबंधन किया है प्रतीकतावादी ताकतों से, उनकी विचारधारा में इनकी विचारधारा में अंतर है। अगर ये उसी विचारधारा के लोग हैं तो ये भी प्रतीकतावादी है। हम जो संगठन बनाने जा रहे हैं, जो विपक्षी एकता करेंगे, वो हलीम बनाएंगे, घाट बनाएंगे, जिस घाट के अंदर 17 तरह के व्यंजन होते लेकिन दिखता कोई नहीं, उस तरह का व्यंजन होगा। में नहीं जी सकते हैं आप। ये बिना सिर पैर के जो आरोप लगाते हैं ना, आप बताइए, आप त्रिपुरा में गठबंधन की बात कर रहे हैं, त्रिपुरा में कितने % वोट मिला बीजेपी को? आप जनादेश पर सवाल उठा रहे हैं क्या? गठबंधन कैसे बनाया जाता है? अगर इस गठबंधन को जनता ने स्वीकारा है, अगर इस गठबंधन को जनता ने स्वीकारा है, सुनिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तो राष्ट्रीय पार्टी रह नहीं गई। कम्युनिस्ट पार्टी तो जनता में कश्मीर ने भी स्वीकारा है ना, सीपीएम जहां से 4% के जनाजे चले आ रहे हैं। इस पार्टी के बदौलत भारत में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का विकल्प तैयार होगा। विकल्प ही हुई सपने देखने से तैयार नहीं होता है। विकल्प राजनीतिक नेताओं का डिनर पर इकट्ठे होने से तैयार नहीं होता है। सड़कों पे संघर्ष करना पड़ता है, संघर्ष का इतिहास होता है, संघर्ष का ज्योग्राफी होता है। आपके पास ना इतिहास है ना भूगोल है। बिना इतिहास भूगोल का भारत की जनता लेकिन गठबंधन को आंख बंद करके वोट नहीं देने जा रही है। तो इरोम शर्मिला को नहीं जैदी साहब, अगर वहां अवसरवादिता है तो आप लोग कौन से कम अवसरवादी हैं? आप लोग ममता बनर्जी के साथ जाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आप लोग ममता बनर्जी के साथ, आप लेफ्ट, आपकी राजनीति का आधार ही ममता विरोध है। यहाँ पर आप ममता बनर्जी के साथ जाने की बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक अवसरवादिता नहीं है क्या जैदी साहब? हम वो राजनीति कौन सी अवसरवादिता है? ममता बनर्जी के साथ जाने की आप लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये राजनीतिक अवसरवादिता नहीं है। आप किस मुंह से जनता के पास जाएंगे वोट मांगने के लिए? पूरी राजनीति का बुनियाद, आपकी राजनीति की बुनियाद ममता विरोध है, और यहाँ मोदी विरोध के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं आप। असम के अंदर जाके बोडोलैंड से समझौता करते हैं, आप उस पर सवाल उठाते हैं, हम पे आप सवाल उठाने लगते हैं ताकि विपक्षी एकता ना हो। आज असम इसलिए सुरक्षित है, उमाकांत लखेरा, आज असम इसलिए सुरक्षित है, असम की उमाकांत लखेरा, समित में एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। उमाकांत लखेरा, क्या आपको मालूम नहीं है? उमाकांत लखेरा, ये वोटों की सौदेबाजी हो रही है क्या? जी सवाल कीजिए। सेना साहब, हम घाट बना रहे हैं, आप खिचड़ी बना रहे हैं। एक मिनट जैदी साहब, एक मिनट आप इसको देखिए। आप ऐसी भारत की राजनीति में ऐसे टर्निंग पॉइंट बार बार आए हैं। 84 से तो हमने खुद देखा है कि भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, और 1.5 साल बाद बीपी सिंह के नेतृत्व में जो आंधी चली तो वो फिजा खराब होगी। राजीव गांधी की जो 412 लोकसभा सीटें थी वो ध्वस्त हो गई और पूरा फिजा खराब हो गई। और 4 साल के अंदर जब 89 में जब चुनाव हुआ तो बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री हुए। उसके बाद क्या हालात हुए वो सारा देश जानता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह के जो परिस्थितियां भारत की राजनीति में आते हैं, जब आप जो है बड़ी बुराई को खत्म करने के लिए या कमजोर करने के लिए छोटी छोटी बुराइयों से हाथ मिलाते हैं, यही डेमोक्रेसी है। और डेमोक्रेसी में कई बार ये हुआ है कि अब आप ये देखिए कि जिस पार्टी के साथ मतलब बड़ी बुराई को हराने के लिए छोटी छोटी बुराइयों को समझौता कर लिया। संबित, तो ये नहीं कह सकते संबित
ये नहीं कह सकते आप, ये नहीं कह सकते आप। नीतीश कुमार के साथ कौन सा सिद्धांत है, आप मुझे बताइए। ठीक है सर। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी का जो गठबंधन बना है उसमें कौन सी मर्यादा है, कौन सा सिद्धांत है? यही तो था कि नीतीश कुमार ने लगा कि 6 महीने में। ठीक है सर, एक मिनट जवाब ले लेता हूं मैं। कश्मीर में पीडीपी के साथ गठबंधन आपकी विचारधारा से मेल नहीं खाता था। आप लोगों ने भी गठबंधन किया, बीजेपी पीडीपी का गठबंधन, नीतीश के साथ जो कुछ हुआ फिर वापसी हुई, यानी कि राजनीतिक अवसरवादिता तो आप लोगों ने भी की है संबित, चाहे पीडीपी चाहे नीतीश। देखिए, पहले तो 3 बात समझ लीजिए, मैं दोनों का उत्तर दे रहा हूं। पहले 3 बातें समझ लीजिए। जहां तक ये जो ऑपोजिशन की गठबंधन की बात हो रही है उसमें एक बात नंबर 1 पॉइंट जो क्लियर है कि ऑपोजिशन ने आज एक्सेप्ट किया कि बीजेपी को अकेले हराना असंभव है। बीजेपी आज देश की और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस के विषय में कोई भी बातचीत करने को तैयार नहीं है, अर्थात एक रूप से कांग्रेस मुक्त भारत बन चुका है। नंबर 3, जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी है उनमें एक तिलमिलाहट देखने को मिल रहा है, उनमें नकारात्मकता देखने को मिल रही है। जहां तक पीडीपी का सवाल है, आप याद रखिए पीडीपी के साथ हमारा विचार बिल्कुल नहीं मिलता है, सच कहा आपने, मगर वहां या तो एनसी के साथ मिले या तो पीडीपी के साथ मिले या तो वहां गवर्नेंस ही ना हो, क्योंकि तीनों पार्टी अलग अलग विचारधारा के हैं, इसलिए कंपल्शन ऑफ गवर्नेंस वहां तो या तो कांग्रेस को किसी के साथ मिलना पड़ेगा। जो संबित कह रहे हैं बीजेपी विश्व की इतनी बड़ी पार्टी है कि नीरव मोदी को बाहर भेज दिया है, भारतीय जनता पार्टी का दुनिया भर में प्रचार करने के लिए, हो सकता है कि ठीक है घनश्याम जी, अगली बार चुनाव आने के बाद कहीं और चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन नीरव मोदी प्रकरण तो 11 में शुरुआत हुआ था ना, 11 से 14 नहीं नजर आता, 14 से 17 आपको नजर आता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माफ कीजिएगा, समित नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया।